नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स आर्ट यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर हम लोग मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लासेस पढ़ते हैं। इसमें आज हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर से संबंधित पूरा डिटेल आपको दिया जाएगा और जिस जिस प्रकार के भी प्रश्न कैलेंडर से सम्मिलित होते हैं उन सारे प्रश्नों की जानकारी भी आपको दी जाएगी, मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैलेंडर समय का एक क्रमबद्ध स्टडी है, यानी कि समय का हिसाब कैलेंडर के द्वारा रखा जाता है। समय यहाँ पर टाइम, छोटा टाइम, सेकंड्स में, मिनट्स में, घंटे में या पूरे 24 घंटे का एक दिन, ये तो समय घड़ी के हिसाब से मेजर हो सकता है, घड़ी के हिसाब से आप टाइम देख सकते हो। लेकिन जब एक दिन, फिर अगला दिन, फिर और अगला दिन, फिर कुछ हफ्ते, फिर कुछ महीने, फिर कुछ वर्ष, ये सारी जो स्टडी है वो कैलेंडर से ही संभव है। तो कैलेंडर की उपयोगिता इसी रूप में है कि हम विभिन्न तिथियों को, तारीखों को, उनसे होने वाली घटनाओं को कैसे याद रखें, और उसी के लिए कैलेंडर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कैलेंडर में एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि दिन, और दिन से बनने वाले सप्ताह, सप्ताह से बनने वाले फिर महीने, महीनों से बनने वाले वर्ष, वर्षों से बनने वाले शताब्दी वर्ष, इनका एक क्रमिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस क्रमिक अध्ययन के अंतर्गत सभी प्रकार के जो भी प्रश्न शामिल होते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर ऑड डेज के आधार पर किए जाते हैं। ऑड डेज मतलब विषम दिन। तो उस विषम दिनों की गणना कैसे करते हैं और किस प्रकार उनका मीनिंग प्रश्नों को पूरा करता है, इन सब की स्टडी करने के पहले हम लोग कैलेंडर के इतिहास पर भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो कैलेंडर हम लोग जनवरी, फरवरी वगैरह से लेकर दिसंबर तक का जो कैलेंडर देखते हैं वो कैलेंडर कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को वैसे तो अपन देखते हैं कि सबसे पहला दिन जो कैलेंडर का होगा वो 1 जनवरी 1 होगा, मतलब पहला दिन, पहला महीना और पहली साल। 0001 जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखो, आप केवल 1 भी लिख सकते थे, 01 भी लिख सकते थे, 2 जीरो लगा के 1 लिख सकते थे। चूंकि हम लोग कैलेंडर का जो भी वर्ष है वो अपने जीवन काल में 4 अंकों में देखेंगे, इसलिए हमने इसको भी 4 अंक में ही आपके सामने लिखा है। जरूरी नहीं है, केवल आप 1 भी कह सकते हो, 01 भी कह सकते हो। ठीक ना, तो एक तरह से कह लें कि कैलेंडर की शुरुआत यहां से हुई है और ये लगातार चलता चला जा रहा है और इसी को हम लोग वर्तमान में ऑफिशियली प्रयोग करते हैं। ठीक ना, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जैसे चैत वैशाख वाला कैलेंडर है जो हम लोगों के सामान्य है और त्योहारों के निर्धारण में या और जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके संबंध में हम लोग अपने जीवन काल में उनको भी प्रयोग करते हैं। वो जो हिंदू कैलेंडर है, ठीक ना, वो हिंदू कैलेंडर की शुरुआत, उसका हिसाब अलग है। ठीक ना, तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। हालांकि जो हिंदू कैलेंडर है वो इससे भी 57 वर्ष पहले से स्टार्ट था, मतलब इसके भी पहले से 57 साल पहले से उस कैलेंडर की शुरुआत हो चुकी थी। बात ठीक ना। हालांकि अभी हम लोग इस पर थोड़ी सी और चर्चा भी करें। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो स्टार्टिंग तो यहां से हुई है, लेकिन लागू वो 1582 ईस्वी में हुआ था इसका लागू। कहने का मतलब ये है कि 1500, और उसमें भी फिक्स है कि ये 5 अक्टूबर 1582 को लागू हुआ था। मतलब उससे पहले इसके हिसाब से कैलकुलेशंस तो करी जाती थी, बहुत सारे लोग मानते भी थे, लेकिन उसको ऑफिशियल मान्यता नहीं थी। मतलब उस समय अलग अलग देशों में या अलग अलग राज्यों में जहां पर भी जो भी जिस तरीके से भी प्रशासन चलता होगा, तो प्रशासनिक रूप से इसको मान्यता नहीं थी। प्रशासनिक रूप से मान्यता पहली बार इसी तारीख को दी गई, इसलिए इस कैलेंडर की कोई लागू करने की तिथि एक तरह से ये है। लेकिन जो भी कैलकुलेशंस वगैरह की जाएंगी वो इसके प्रारंभिक दिन के हिसाब से ही की जाएंगी। ठीक ना। अब 5 अक्टूबर 1582 को जब ये कैलेंडर लागू हुआ था
उसकी भी बड़ी रोचक सी एक घटना है। वो ये कि जब इस कैलेंडर को जिस दिन लागू किया गया था, एक्चुअली वो 5 अक्टूबर था ही नहीं, ठीक ना, बल्कि सीधा उसको 5 अक्टूबर ना कह के उस दिन 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर की तिथि को यहां पर एक तरह से लागू कर दिया गया था, 10 दिन बढ़ा के। मतलब कहने का यह है कि इस तारीख को 4 अक्टूबर को वहां के लोग 4 अक्टूबर में इसको सोए और अगले दिन 5 अक्टूबर होना था और 5 अक्टूबर से ये लागू किया गया था, ठीक ना, कैलेंडर जैसा भी बताया। लेकिन क्या था कि उस जो कैलेंडर पहले प्रचलित था और जो कैलेंडर लागू होना था, एक तरह से उसमें 10 दिन का एक्स्ट्रा डिफरेंस था। तो इन लोगों के लाइफ के एक तरह से 10 दिन उसी दिन बढ़ा दिए थे। तो जो 5 अक्टूबर अगले दिन आने वाली थी, वो 5 अक्टूबर ना कह के उसको 15 अक्टूबर के रूप में कहा गया और उस दिन से इस कैलेंडर का प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस समय जिस काल में यहाँ के लोग थे, ठीक ना, उनके 10-10 दिन उसकी लाइफ के खत्म कर दिए गए थे और सीधा 4 अक्टूबर से बढ़ा के फिर 15 अक्टूबर पे आ गया था। एक्चुअली ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले जूलियस कैलेंडर प्रचलन में था वहां पे, ठीक है। और जो जूलियस कैलेंडर प्रचलन में था वो और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। वहां पर जो दिनों की गणना का हिसाब था और जो इसमें जो दिनों की गणना का हिसाब था, उसका कुछ बेस, उसका कुछ आधार में फर्क था। इसीलिए ये 10 डेज का डिफरेंस हुआ चल रहा था, जिसको यहां पर एडजस्ट करना पड़ा था, ठीक है। तो ये जो जूलियस कैलेंडर था उसमें कुछ सुधार किए गए थे। एक्चुअली इस जूलियस जो कैलेंडर था उसके भी पहले रोमन कैलेंडर, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर सुधरा हुआ रूप है जूलियस कैलेंडर का और जूलियस कैलेंडर सुधरा हुआ रूप है रोमन कैलेंडर का। रोमन कैलेंडर जो था, जब रोमन कैलेंडर लागू हुआ चलता था तो उस समय वहां पर साल में 304 या 305 ऐसे कुछ दिन होते थे और वो 10 महीनों के हिसाब से उनका कॉन्सेप्ट चलता था। इसको जब सुधार करके जूलियस ने लागू किया था तो उन्होंने दिनों का हिसाब उसको बढ़ा दिया था, यानी कुछ उसमें दिन बढ़ा दिए थे। इसके अलावा उन्होंने ये चेंज भी किया था कि उन्होंने महीने भी 10 की जगह उस समय 12 कर लिए थे। एक्चुअली ये सब व्यवस्थाएं जो है कि ये कैसे क्या कुछ हुआ, वर्तमान में अपन जो होता है कि पूरे वर्ष को 365 दिन का मानते हैं, लेकिन वो 365 दिन का पूरा नहीं होता, बल्कि उससे थोड़ा सा टाइम और ज्यादा होता है। उसके डिटेल में चर्चा अभी अपन और आगे करने वाले हैं। तो उस टाइम को, जो एक्स्ट्रा टाइम रहता है, उसको एडजस्ट करने के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, इसमें भी हो सकता है कि भविष्य में कभी ऐसा आए, और जो संभवतः ऐसा माना जाता है कि 3323 साल बाद, इतने वर्ष, मतलब इसको अगर जोड़ दें तो 5 और 10 और 9 और लगभग 4905 के आसपास, 4905 हो या 6 हो, एक वर्ष ऐसा आएगा जब एक दिन का एडजस्टमेंट यहां पर फिर से करेगा जाएगा। मतलब जैसे यहां पर 10 दिन का हिसाब इधर उधर करा था, वैसे ही यहां पर ये जो 3323 वर्ष है, ये किसी गणना के आधार पर ही है, क्योंकि यहां पर जो दिनों का जो एडजस्टमेंट करा जाता है, उन दिनों के एडजस्टमेंट में भी थोड़ा बहुत जरा सा माइनर सा पार्ट टाइम का छूटता चला जा रहा है, जो इतने टाइम के बाद पूरे एक दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस समय फिर एक दिन को घटाना बढ़ाने जैसा कुछ कैलकुलेशंस ऐसी बताई जाती हैं, जो जाके इस वाले वर्ष में एडजस्ट होगा। हालांकि ऐसे कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आते जहां पर आपको इनकी जरूरत पड़े, केवल एक उसके इतिहास के बारे में बता रहे हैं, इसलिए आपको ये जानकारियां भी दी जा रही है, ठीक ना। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्राचीन रूप था जूलियस और उसके पहले रोमन। तो रोमन से कैलेंडर से स्टार्ट है, इसमें दिन और महीनों का हिसाब अलग था, जिसको सुधार करके इस रूप में लाए गए थे। बाद में इसको एकदम परफेक्ट जब बनाया गया, इसमें सारी जो भी कमियां थी उनको जब दूर किया गया, तब ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसकी शुरुआत इस तारीख से है, लेकिन लागू हुआ है इस तारीख से, और वहां से फिर लगातार ये चल रहा है। अगर इस तारीख को है तो क्या ये सभी जगह ऐसा लागू हो गया था? एक्चुअली सारे देशों में लागू नहीं हुआ था, बल्कि केवल रोम वगैरह वाले क्षेत्र, उस तरफ जो क्षेत्र था जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि इसकी जो शुरुआत थी वो, मतलब इस कैलेंडर को जो बनाने का या ज्यादा प्रचारित करने का जो श्रेय है वो पोप 13
इनको जाता है, तो उनके अनुयायी एक तरह से इसको मानने लगे थे ज्यादा, यही था वहां। लेकिन और पूरे विश्व में तब फैला ये जब 1752 ईस्वी में इसे ब्रिटेन द्वारा, या ये कह लें कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको स्वीकार किया गया। क्योंकि इस समय ये जो टाइम है 1552 ईस्वी का, उस समय ब्रिटिश लोगों का विश्व के अधिकतर देशों पर, बल्कि ये कह लें कि विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा था। इसीलिए उनका जो पूरा उपनिवेश था, उन सब ने ये कहेंगे अपन कि 1752 ईस्वी में इसको स्वीकार कर लिया, ठीक ना। हालांकि भारत में कब प्रचलन में आया ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये पक्का है कि जब अंग्रेजी शासन चल रहा होगा उसी दौरान धीरे धीरे ये उन कैलेंडरों के हिसाब से जो उनके यहाँ प्रचलन में था उसी को यहाँ पर भी लागू कर दिया होगा, ठीक ना। तो अधिकतर विश्व ने ये कह सकते हैं अपन कि इस समय किया। हालांकि जैसे कई देश हैं उन्होंने इसको उस समय भी नहीं माना, और 1850 के आसपास बल्कि 1845 के आसपास इसे जापान ने स्वीकार किया, और चीन ने तो अभी कुछ ही मतलब अपने स्वतंत्रता के बाद, मतलब भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद 1949 ईस्वी में, यानी इस समय इसे चाइना ने स्वीकार किया। तो चाइना में ये जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो 1949 में लागू हुआ। उसके पहले उनके जो कैलेंडर प्रचलन में थे उन्हीं के आधार पर वहां पर कैलकुलेशंस की जाती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन कैलेंडरों के आने के पहले कोई दूसरे कैलेंडर प्रचलन में नहीं थे। बहुत सारे अनगिनत हर क्षेत्र में अलग अलग टाइप के कैलेंडर प्रचलन में थे। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर आने के भी लगभग 5000 साल पहले से मिस्र के लोग कैलेंडर जैसी कुछ गणनाएं करते थे और उन्हें उस तरह का उनका हिसाब था। जो चाइनीज जिन्होंने 1949 में कैलेंडर को एक्सेप्ट किया, वो भी लगभग 3500 साल पहले कैलेंडर का प्रयोग करते थे। मतलब जो मिस्र के निवासी सबसे प्राचीन समझे जाते हैं कैलेंडर को प्रयोग करने वाले में, उसके बाद चाइना का ही नंबर है, उसके बाद फिर भारत में भी आया होगा। हालांकि इतनी प्राचीन में एग्जैक्ट ये बताना मुश्किल है कि कहां पे कैसी क्या कैलकुलेशंस होती थी, लेकिन ये कंफर्म है और लगभग सभी जगह से ऐसी जानकारी मिलती है कि 7 दिनों का जो सप्ताह बनाने का श्रेय है वो भारतीयों को ही है। मतलब भारतीय कैलेंडरों में, जो पंचांगों में सबसे पहले 7 दिन के सप्ताह और काफी कुछ कैलकुलेशंस उस तरीके से चली, ठीक है। तो ये एक बेस था जिसके आधार पर ये बताने का प्रयास किया गया कि कैलेंडर किस तरह से लागू हुए, ठीक है। और जैसे हम अपने जो कैलेंडर की बात करते हैं, ठीक है ना, विक्रम संवत की जो बात करते हैं, बताया है कि यहां से इस वाली तारीख से भी 57 वर्ष पहले हमारे यहाँ पर कैलेंडर लागू था, और वो विक्रम संवत के हिसाब से हम उसे जानते हैं, चैत वैसाख वगैरह वाले सारे महीने और वो उसमें शामिल होते हैं, ठीक ना। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा की कैलकुलेशंस को शामिल करते हुए बनते हैं, लेकिन जो हमारा कैलेंडर है चैत वैसाख वाला, उसमें सूर्य चंद्रमा के अलावा विभिन्न नक्षत्रों इन सब की कैलकुलेशंस भी शामिल रहती हैं, और इसीलिए उसका प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन वाला या टेक्निकल हो जाता है कि हर एक को आसानी से समझ में नहीं आता। जबकि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इस सबको समझ में आता है आसानी से, ठीक ना। केवल कुछ दिनों का हिसाब किताब इसमें वो रखना पड़ता है कि कब लीप ईयर हो जाती है, लेकिन उसका भी हिसाब फिक्स है। लीप ईयर में क्या चेंज आता है वो भी फिक्स है, कब लीप ईयर आएंगी हर चीज बिल्कुल फिक्स है, निर्धारित है, और वो भी एक कैलकुलेशन के हिसाब से है। लेकिन जो चैत वैसाख वाला जो कैलेंडर है उसमें आपने देखा होगा ना, कई बार जैसे वो कहते दोष दो हो गई, या पंचमी छठवीं के साथ लागू हो गई, अष्टमी आज आधे दिन तक थी, तो ये चीजें सबको आसानी से समझ में नहीं आती, ठीक ना। इसलिए उन कैलेंडरों का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों वगैरह तक ही सीमित रह गया है। बाकी ऑफिशियल में इसमें ये चीजें बिल्कुल फिक्स हिसाब में चलती हैं, इसीलिए आज सब जगह इसी को मान्यता दी जाती है। लगभग सारे कैलेंडर बनाने में, जैसा कि हमने बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ये सब बातों को इसका आधार बना है। क्योंकि कैलेंडर में दिन होते हैं, सप्ताह होते हैं, महीने हैं और वर्ष है।
तो इनके पीछे कोई ना कोई सोच रही होगी कि किसको हम लोग कितना लेके चल रहे हैं, ठीक ना। 365 दिन का साल क्यों लेते हैं, या महीने हैं तो 30-31 के क्यों लेते हैं, फरवरी में 28-29 का हिसाब फरवरी में ही क्यों रखा गया, ठीक ना। सप्ताह को 7 दिन के हिसाब में ही क्यों बांटा गया, और दिन पूरा 24 घंटे का हिसाब क्यों लिया गया। तो चूंकि दिन का तो लगभग सभी को क्लियर है कि पृथ्वी पूरा अपनी धुरी पर चारों तरफ घूमने में लगभग 24 घंटे का टाइम उसको लगता है, और इसीलिए उसको ही अपन एक दिन की संज्ञा दे देते हैं। हालांकि एक दिन में 12 घंटे पूरे दिन वाला हिसाब है और 12 घंटे पूरी रात का हिसाब है। तो प्राचीन काल के लोग इस चीज को, मतलब जब बिल्कुल शुरुआत रही होगी, ये सब चीजें देखते रहते होंगे कि भाई ऐसा सिस्टम बराबर यही चीज उनके सामने से गुजरती है, तो उन्होंने एक दिन और एक रात के हिसाब को एक दिन का मानना शुरू कर दिया होगा, ठीक ना। हालांकि वो उसको कौन सा दिन नाम रखते होंगे अपन इसकी बात पे नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने दिन का हिसाब इस रूप में समझा होगा। इसके बाद उन्होंने ये देखा होगा कि चंद्रमा का जो हिसाब है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, और चंद्रमा के घूमने में वो 15 दिन तो देखते थे कि उन्हें चंद्रमा दिखता है, ठीक ना, और 15 दिन ऐसे देखते थे कि चंद्रमा घटते घटते खत्म सा हो जाता है। मतलब एक तरह से 15 दिन उन्हें रात लाइट वाली दिखती थी और 15 दिन एक तरह से अंधकार वाली दिखती थी। ऐसा इस रूप में कि जैसे हम लोग जानते हैं कि पूर्णिमा को फुल चंद्रमा होता है, उसके बाद वो फुल चंद्रमा घटते 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 15 दिन बाद जब अमावस्या आती है, वहां पर वो पूरा अंधकारमय हो जाता है, ठीक ना। लेकिन ये एकदम से नहीं होता, वो थोड़ा कम होता रहता है, और फिर उसके बाद अमावस्या के बाद फिर धीरे धीरे उसकी रोशनी बढ़ती है और पूर्णिमा को आके फुल हो जाता है। तो प्राचीन काल के लोग इसको देखते होंगे कि ये ऐसा हर बार होता रहता है कि पहले ये एक दिन पूरा दिखता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, एक दिन बिल्कुल नहीं दिखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, फिर से पूरे पे पहुंच जाता है। इसी को उन्होंने एक माह माना होगा। तो महीनों की जो गणना है वो एक तरह से चंद्रमा से संबंधित है। एक्चुअली चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमने के दौरान ये कलाएं या ये वाली स्थितियां आती हैं उसकी सामने, जो हम लोग देखते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि 29.5 डेज, लगभग 29.5 दिन में चंद्रमा सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। तो इस स्थिति के हिसाब से ये 29.5 दिन या लगभग 30 दिन का एक महीना माना गया। हालांकि बात वही है कि लगभग में है ये सारा, इसलिए उन चीजों को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि चारों तरफ घूमता है जब, ठीक ना, तो बिल्कुल फिक्स वृत्ताकार उसका पथ नहीं है। आपको पता होगा ना कि थोड़ा सा वो डिफरेंस है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी घूमती है तो बिल्कुल वृत्ताकार पथ पे नहीं चलती, वो भी अंडाकार शेप में है। तो ये सब अलग अलग घटनाओं को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने हिसाब माना। लेकिन यहां से आइडिया तो लगता है कि जो महीने हम लोग 30 दिन या 31 दिन का रखते हैं, उनका संबंध इन्हीं से है। तो दिन पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से और महीने चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूमने से। अब ये थे तो इन्होंने इसके ही 4 पार्ट किए होंगे, तब उन्हें 7 दिन का हिसाब आया। हालांकि कब पहली बार 7 दिन गिने होंगे ऐसा तो नहीं कह सकते कि कब से इसकी शुरुआत हुई होगी और पहला दिन कौन सा था, ठीक ना। और इस रूप में भी कि उन्होंने संडे को ही संडे क्यों कहा या मंडे को मंडे क्यों कहा, ऐसा इनकी पे कोई चर्चा खैर नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि दिन चलते गए होंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर एक आध दिन लगता होगा कि अब भाई को रेस्ट सा कर लो, कुछ छुट्टी सी हो जाए, ऐसा करके। तो वो लगभग 7 दिन है। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी कहीं यहीं से जुड़ा है कि इसके 4 बराबर हिस्से जब उन्होंने किए होंगे तो लगभग वो 28 दिन का जो ब्रेक है एक तरह से वो उन्हें समझ में आया होगा, क्योंकि बाकी को एग्जैक्टली पूरा तो बराबरी के हिसाब से उसको नहीं कर सकते थे। तो दिनों दिन का हिसाब अगर देखा हो वो तो 4 पार्ट के हिसाब से ही करने को वो हो सकता है 5 पार्ट भी कर सकते थे या 6 पार्ट भी कर सकते थे या 3 पार्ट भी। तो उस समय क्या वो स्थितियां रही होंगी, ठीक ना, वो एक अलग है। लेकिन सप्ताह का संबंध भी कहीं ना कहीं इन्हीं से है, ठीक ना। और जो वर्ष की जो कैलकुलेशन है वो निश्चित तौर पर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने का जो टाइम है वो वही है। क्योंकि वो ये देखते होंगे प्राचीन काल के लोग कि जब वो देखते हैं कि बारिश का सीजन आता है, बारिश के बाद फिर बरसात का सीजन आ जाता है, फिर बसंत वाला आ जाता है, फिर गर्मी आ जाती है और फिर से बारिश आ जाती है फिर से। तो इनका एक क्रम चलता रहता है। तो उन्होंने उस समय ऐसा कुछ सोचा होगा
कि ये जो घटनाएं उनके सामने होती रहती हैं, जैसे बार बार रिपीट होती हैं, तो उन्होंने उतने टाइम को, जब वही चीज दोबारा से स्टार्ट होती होगी, वहां से वहां तक का टाइम, उसको 1 वर्ष कहा होगा। क्योंकि हो सकता है उन्होंने उस समय तो इस बात का आइडिया नहीं होगा कि पहले तो लोग यही समझते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो वो उसके हिसाब से इस कैलकुलेशन को समझते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जुड़ाव उससे है। तो वर्तमान में तो अपन समझते हैं कि ये जो वर्ष है वो है पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाने का समय, और ये महीना क्या है, चंद्रमा का पृथ्वी का एक चक्कर लगाने का समय। ठीक, तो ये सब चीजें पूरी तरह से जो ज्योग्राफिकल जो चीजें हैं, जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक ना, इन तीनों की कैलकुलेशंस इसमें शामिल है। हालांकि जो जैसा कि बताया कि जो हमारा वाले जो कैलेंडर हैं उनमें विभिन्न नक्षत्रों वगैरह का प्रयोग किया जाता है, और उसी के आधार पर जो भविष्यवाणियां वगैरह हैं वे सब उन्हीं से संभव हो पाती हैं। इसमें ऐसा कुछ भविष्यवाणियों जैसा कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि ये केवल 3 की गणनाओं पर आधारित है, और अधिकतर कैलेंडरों में इन्हीं बात का प्रयोग हुआ है। अब जैसे जो मुस्लिम से संबंधित है, हिजरी संबंध वगैरह बानवन, उनका जो कैलेंडर है वो मुख्यतः चंद्रमा की कैलकुलेशंस पर आधारित है, ठीक ना। लेकिन बाकी में जो है वो तीनों की कैलकुलेशंस इसमें शामिल होती है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात थी, क्योंकि जो भी चर्चाएं, जो भी प्रश्न हमारे आगे शामिल हैं, वे सब ग्रेगोरियन कैलेंडर पर ही आधारित है, ठीक ना। इसीलिए मुख्य रूप से हमें इसी की स्टडी करना है। बताया कि इसका पहला दिन 1 जनवरी रहा होगा, और पहली वर्ष, पहला महीना, पहला दिन एक तरह से यही था, और इस दिन सोमवार था, ये भी पक्का है। क्योंकि जब पहली शुरुआत जब हुई होगी तो वो पहला जो सप्ताह होगा, और सप्ताह का पहला दिन हमेशा सोमवार है, उससे भी ये चीज कंफर्म होती है। इसके अलावा अपन आगे जब प्रश्न करेंगे जिसमें अपन किसी भी तारीख का दिन निकालेंगे, तो उसके द्वारा इस तारीख का भी दिन जब निकाला जाएगा तो वो भी सोमवार ही कंफर्म होगा, ठीक ना। तो पहला साल, पहला महीना, पहला दिन, और वो था सोमवार। इसके बाद से ये कैलकुलेशंस लगातार यहाँ पर चलती रहेंगी। यहाँ पर हम ये और बता दें कि नॉर्मली जब अपन इसको लिखते हैं ये, तो अपन कह देते हैं इसको ईस्वी, ठीक ना, या फिर जैसे ये सन कह दिया जाता है। तो ईस्वी जो टाइम है, इसके अलावा इसके पहले का जो टाइम है, मतलब इस कैलेंडर के और पीछे की तरफ चले, जैसे आप शब्द सुनते होंगे ईसा पूर्व, ठीक ना। तो ये वाला जो टाइम है ये ईसा पूर्व है, ठीक। एक्चुअली क्या है कि यहां पर जो कैलेंडर जिस तारीख से मतलब इसकी घोषणा हुई थी, या जहां से इसको बना माना गया है, वो ईसा मसीह के जन्मदिन से संबंधित है, ठीक ना। मतलब एक तरह से जिस तारीख को ईसा मसीह का जन्म हुआ, एक तरह से वो है। तो ईसा मसीह का जन्म और उनकी घटनाएं सब इस समय चली। इससे पीछे का जो टाइम है उसको इसीलिए ईसा पूर्व कहा जाता है, मतलब ईसा मसीह के पहले वाला टाइम, ठीक ना। शॉर्ट में आपने ये भी इंग्लिश में लिखा देखा होगा कि इसे एडी और इसे बीसी कहा जाता है। तो बीसी का मतलब तो है बिफोर क्राइस्ट, मतलब वही है ईसा मसीह के पहले वाला टाइम। और एडी, इसको अन्ना डोमिनो, एक्चुअली ये वहां की भाषा में रहा होगा जो जिस जगह का ये कैलेंडर है, अन्ना डोमिनो, ठीक ना। हम लोग इसको अपने हिसाब से आफ्टर डेथ ऐसा समझ सकते हैं। क्या होता है ना, जब जो महापुरुष होते हैं तो उनकी जो तिथि होती है, जन्म तिथि, ठीक ना, उसको हम लोग कुछ अच्छे उसमें, और उनकी जो अंतिम तिथि होती है उसको भी कुछ अच्छे उसमें रूप में उसका स्मरण करते हैं, पुण्य तिथि, इस तरह से अपन कह देते हैं। तो वहां पे भी इसको आफ्टर डेथ रहेंगे। अन्ना डोमिनो वहां के शब्दावली में इसका नाम था अन्ना डोमिनो, लेकिन अपन समझ सकते हैं, मतलब एक तरह से ये उनके डेथ वाला जो टाइम है वो इस तरफ है, और उनके पहले वाला टाइम वो उस तरफ है। तो इसे एडी, शॉर्ट में ईस्वी, ठीक ना, ये कहा जाता है। और ईसा पूर्व वाला टाइम वो बीसी,
और ईस्वी को हम लोग एडी, ठीक ना। तो अगर कहीं ऐसा लिखा आता है कि मान लीजिए 205 ईस्वी, तो आप समझ जाए कि ये यहां से यहां वाले टाइम की बात चल रही है, ठीक ना। लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा लिखा आए कि 205 ईसा पूर्व, तो आप समझ जाएं कि यहां से 205 साल पहले की बात वो कर रहे हैं। जैसे आप देखें कि सिकंदर ने जो आक्रमण किया था, सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था भारत पर, ठीक ना। तो हम ये समझ जाएंगे कि ये घटना आज से कितने साल पहले की है, आज से 326 साल पहले की नहीं है, बल्कि यहां से 326 साल पहले की है। तो अगर ये आप जानना चाहो कि आज के हिसाब से कितने साल हो गए कि सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो आज जैसे कि अपन है कितने में, 2020 में, तो आप इसमें 2020 और जोड़ दो, तो 6, 4, 3, यानी सिकंदर का आक्रमण हुए आज से 2346 साल हो चुके हैं। यानी आज से 2346 साल पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा हो कि हम उसे यही कह के चलें कि आज से 2346 साल पहले, तो 1-2 साल बाद फिर हमें कहना पड़ेगा उतने साल बढ़ा के, फिर और 2 साल बाद कहना पड़ेगा उतना बढ़ा के। तो ऐसा होता है कि जब किताबों में इन चीजों का जिक्र आएगा तो हर साल फिर किताब बदलो या हर साल उसमें करेक्शन करो कि सिकंदर ने कब आक्रमण किया था। इसलिए फिक्स कर दो वो घटना कब की है, तो यहां से कितने साल पहले की है, वही इसको व्यक्त कर दिया जाता है। अब इसको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जब किताब पढ़ रहा हो उस साल में इतने साल और जोड़ दे तो पता लग जाएगा कि जिस दिन वो किताब पढ़ रहा है उससे कितने साल पहले की वो वाली घटना है। तो इस तरीके से इससे पहले वाली जो है उनको ईसा पूर्व कह के बात करी जाती है, और इधर वाले जो सारे साल हैं वो ईसवी या सन कह के ऐसी बात की जाती है, ठीक ना। और एक बात और समझ लो, 1 जनवरी 1, इसके अगला दिन वो उस दिन 2 तारीख होगी 2 जनवरी, और अगला 3 और अगला 4, ऐसे करके चल रहे हैं। तो इसके ठीक पहले कौन सी तारीख रही होगी, क्योंकि ये भी दिमाग में आता है, ठीक ना। क्योंकि यहां से अगर शुरुआत है तो इसके पहले की, हालांकि ऐसा कोई प्रश्न आता नहीं है और ना ऐसी कहीं जरूरत है, क्योंकि कैलेंडर तो हमने इस तारीख से मान लिया और यहां से ही हम इसकी गणना करते चले जा रहे हैं, ठीक ना। जो कुछ भी पूरे कैलेंडर में हमें करना है उसको एक तरह से इसी के आधार पर सारी कैलकुलेशंस हमें करना है, ठीक ना। भले ही हमने बताया कि लागू कब हुआ था, 1582 में, जहां पे इसकी शुरुआत है वहां पे भी 1582 में लागू हो पाया था, यानी बनने के 1500 साल बाद लागू हो पाया था एक तरह से, ठीक ना। लेकिन शुरुआत यहां से उन्होंने मानी, इसलिए एक तरह से अपन कह सकते हैं कि उसको लगातार जो है वो उस समय से है, तो हम भी इसको यहीं से मान के और चलेंगे, ठीक ना। इससे पहले भी अगर हम देखना चाहें कि इससे पहले क्या तारीख रही होगी, तो वो भी 1 जनवरी इसके ठीक पहले वाला दिन होगा, क्योंकि यहां से जो कैलेंडर है वो उल्टे क्रम में चलेगा और यहाँ का जो कैलेंडर है वो इसके बाद सीधे क्रम में चलेगा। तो इसके 1 जनवरी के पहले, ठीक 1 जनवरी, और वो भी कब की, पहले वर्ष की। और लेकिन फर्क ये बीसी है और ये एडी है, बस इतना सा फर्क रहेगा। तो यहां से जो कैलेंडर है वो उल्टे क्रम में माना जाता है, यहाँ का कैलेंडर जो है वो सीधे क्रम में ऐसा चलता रहता है। ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो इसलिए ज्यादा प्रचलन में आया क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट एक गणितीय कॉन्सेप्ट पर आधारित है और इसमें बहुत ही एक्यूरेटली हर कैलकुलेशंस को इसमें देखा गया है। पोप 13 द्वारा इसे मान्यता जरूर दी गई, मतलब ये कह लें कि उन्होंने इसको स्थापन करने में, इसको प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जो इसके बनाने वाले थे, ठीक ना, वो अलग व्यक्ति थे। और एक्चुअली ये कह लो कि उनके जब सहयोग से कैलेंडर बना तो उन्हें इस बात की प्रॉपर जानकारी रही होगी कि जो 1 वर्ष है, ठीक ना, 1 वर्ष का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने का समय, इसको कहा जाता है 1 वर्ष। ये कितना है एक्चुअली इसी की प्रॉपर जानकारी नहीं थी, इसीलिए शायद पहले के जो कैलेंडर थे उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद थे।
और पूरी तरह से इन बातों को शामिल नहीं करा गया था। इसलिए धीरे धीरे जितना लोगों को जब जानकारी होती गई, पुराने वाले कैलेंडर को हटाया गया और इस कैलेंडर के बारे में जब ये कंफर्म हुआ, सबको जब प्रॉपर जानकारी हो पाई कि इसमें इस वाले वर्ष का हिसाब एकदम एक्यूरेट है। एक्चुअली एक वर्ष मतलब लिखा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने का समय, मतलब जहां से पृथ्वी ने सूर्य के चारों तरफ घूमना चालू किया तो वो घूम के ठीक उसी जगह कितने टाइम के बाद आ पाती है? ये टाइम 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड। हालांकि ये भी एकदम एक्यूरेट नहीं है, इसके बाद कुछ और पॉइंट में और वैल्यूज भी हैं, ठीक ना। फिर भी लगभग इतना हिसाब एकदम सही माना जाता है। और अब क्या होगा इससे कि अगर हम ऐसा कहें कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और इतने सब सेकंड, पूरा हिसाब किताब सब कुछ लेके चलें तो बहुत सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं लेके चलें तो भी गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक ना। अब अगर पूरा टाइम को कंसीडर करके फिर चलें तो फिर क्या दिक्कत होती है वो समझना। जैसे हम लोग अब नए दिन का प्रारंभ कब से मानते हैं? रात में 12 बजे जैसे बज जाते हैं, वहीं से नए दिन की शुरुआत वहां से मान ली जाती है और फिर इसी तरीके से लगातार चलता रहता है, ठीक ना। एक वर्ष कब मानते हैं? जिस दिन 365 दिन ये इतना टाइम हो जाए वहां मानना चाहिए। इस हिसाब से क्या फर्क पड़ेगा आप समझें। 365 दिन तो ठीक है। अब मान लीजिए जैसे नई साल मनाना है तो नया साल भी कब मनाया जाता है? जब नया साल आ जाता है तो फिर से रात में जैसे ही 12 बजे और लोग पटाखे चलाने लगते हैं या जश्न करने लगते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से। लेकिन सही तरीके से देखें 365 दिन पे थोड़ी ना बात हुई, अभी इतना टाइम तो और गुजारो। तो अगर मान लो ऐसा हुआ कि जब पिछली मान लो ये वाली साल की शुरुआत ठीक है रात में 12 बजे हो गई, अब अगला जब ये साल कंप्लीट होएगा और नए साल की शुरुआत होगी तो वो तो 5 घंटे बाद, 5 घंटे 48 मिनट बाद, इतने सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। मतलब अगर आपने इस साल रात में 12 बजे नया साल मना लिया तो अगली बार जब नया साल आप मनाओगे तो उसको आप सुबह 6 बजे के आसपास मनाओगे, क्योंकि सुबह 6 बजे नए साल की शुरुआत हो रही होगी। और वहां से अगर और आगे फिर इतना ही टाइम चले यानी और अगली साल, तो वो आप दोपहर में 12 बजे यानी और 6 घंटे बाद मनाओगे, तो सारा हिसाब गड़बड़ जाएगा। क्योंकि एक दिन तो 24 घंटे का ही है, तो 24 घंटे के हिसाब से अगर हम दिन गिनते हैं तो यहां तक तो ठीक है, इसको कैसे एडजस्ट करें? इसलिए इसमें कोई दिक्कत ना आए तो ये किया जाता है कि जो एक साल की कैलकुलेशन है उसे इतना ही दिन का हिसाब में लेके चला जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। जबकि कायदे से ये है कि अगर हम पृथ्वी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी पूरा चक्कर करके वहीं के वहीं अभी आई भी नहीं होगी 365 दिन बाद, यानी नए साल का जश्न तो हम लोग मनाने लगते हैं, लेकिन सच मायने में तो पृथ्वी उसी की उसी जगह पे आई नहीं होती है, बात ठीक ना। तो ऐसा इसलिए कि अगर इसको लेते हैं तो फिर भी टाइमिंग सारे गड़बड़ाएंगे, क्योंकि नया दिन तो रात में 12 बजे ही स्टार्ट होना है, लेकिन अगर इसको भी लेंगे फिर रात में 12 बजे नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। एक साल रात में 12 बजे और अगले वर्ष सुबह 6 बजे और अगला फिर दिन में 12 बजे, फिर ऐसे ही चलता जाएगा, खिसकता जाएगा, ठीक ना। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि जो साल है वो तो पूरे पूरे दिन के हिसाब में लें, उसमें कुछ घंटों का आगे पीछे ना करें, तो इतने को एक साल मान लिया जाता है। और ये लगभग 6 घंटे हैं, लगभग 6 घंटे 5 घंटे 48 मिनट, ये लगभग 12 मिनट कम है, लगभग 11 मिनट मान लो कि 11 मिनट का एक डिफरेंस है, ठीक ना, 6 घंटे में। तो इसको इतना छोड़ दिया जाता है, और ये जब छोड़ दिया जाता है तो यही चीज 4 साल बाद पूरा एक दिन के रूप में बढ़ जाती है, जिसे हम लोग एक दिन के रूप में फिर 29 फरवरी के रूप में वहां पर बढ़ा देते हैं, तो वहां जाके ये चीज एडजस्ट हो जाती है, ठीक ना। हालांकि वो एडजस्टमेंट तब भी चलता रहता है और उसको भी फिर और आगे एडजस्ट करते हैं। कहां एडजस्ट करते हैं उसको जब अभी अपन कैलकुलेशन पे आएंगे वहां पर। तो एक तरह से ये कह लें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में पहले तो इस टाइम को पूरा कंसिडर किया गया, फिर इसको 365 दिन के हिसाब से लिया। इस टाइम को कहां कहां एडजस्ट करना है उन सब वर्षों को ही एडजस्ट करते हुए, कहां दिन में के रूप में, कहां पर लीप वर्ष के रूप में, उनको एडजस्ट करते हुए सारी कैलकुलेशंस को इसमें सेट किया गया। तो ये पूरा तरह से गणितीय
कैलकुलेशन पर आधारित है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है और कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है, ठीक ना। और इसीलिए जैसे जैसे इसकी उपयोगिता लोगों को सुनने आती गई, यही कैलेंडर आज पूरे विश्व में मतलब एक तरह से अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में सारे लोग इसको मानते हैं और इसके अनुसार चलते हैं, ठीक ना। तो मुख्य बात थी इस कैलकुलेशन की वजह से जो गड़बड़ था उसको इस कैलेंडर में ठीक किया गया था, ठीक ना। अब अपन को यहाँ पर यह करना है कि प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं कैलेंडर से संबंधित, उनको अपन लोग कैसे एडजस्ट करें, कैसे उनको ध्यान रखें, कैसे उन्हें कैलकुलेट करें। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, वैरायटी तरह तरह की है। हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ने के दौरान सारे टाइप के क्वेश्चंस को उसमें शामिल करेंगे और एक एक करके क्रम से सारे प्रकार के प्रश्नों पर आएंगे। इसके लिए अब जो आगे हम लोग बात स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि विषम दिन और डेज की संकल्पना, यानी विषम दिन या ऑड डेज ये क्या होते हैं और कैसे इनका इस कैलेंडर की कैलकुलेशन में प्रयोग किया जाता है, ये अब आपको मुख्य रूप से समझना है। ये जो एक्स्ट्रा टाइम है एक्चुअली यही विषम दिन, यहां पर विषम ऑड या इवन के हिसाब से नहीं है, बल्कि यहां पर ऑड डेज का मतलब है एक्स्ट्रा डे से या अतिरिक्त, ठीक। ये जो अतिरिक्त दिन बनाया जाता है वो हर समय नहीं चलता, एक कुछ फिक्स टाइम के बाद अतिरिक्त दिन के रूप में आता है और इसी की वजह से पूरी कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा एक तरह से कह लें मैथमेटिक्स के प्रयोग करना पड़ता है, तभी हम जाके विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये विषम दिनों की संकल्पना क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं, इसको हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। जब हम ये विषम दिनों की संकल्पना समझेंगे उसी दौरान बीच में सामान्य वर्ष कैसा होता है, लीप वर्ष कैसा होता है, शताब्दी वर्ष कैसी होती है, 100 साल में क्या स्थिति है, 200 साल में क्या स्थिति है, 400 साल में क्या स्थिति है, ऐसे करके हर चीज को हम लोग समझते जाएंगे। बीच बीच में उनसे संबंधित जो प्रश्न आते जाएंगे उनको भी अपन समझते जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि पूरा टॉपिक धीरे धीरे हम लोगों ने केवल विषम दिनों की कैलकुलेशन के हिसाब से ही पूरा टॉपिक सॉल्व कर लिया, ठीक ना। तो इसको अब उनको डिटेल में समझना है और वो कैलकुलेशंस में आगे पूरी तरह से प्रयोग में आना है।